पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। डर के आगे जीत नहीं न्यूमेरिकल्स है और उसके आगे हम। तो चलो बच्चों शुरू करें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बचे हुए न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग की धमाकेदार क्लास। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12th फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पार्ट 2, जिसके अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 23 तक। और इसी के साथ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो जाएंगे खत्म। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी बच्चों ने इसका पिछला वीडियो यानी कि इसका पार्ट 1 जरूर से देखा होगा और क्वेश्चन नंबर 12 तक के सारे प्रॉब्लम्स को आप लोगों ने मेरे साथ साथ सॉल्व किया होगा। बता दो फटाफट से कमेंट्स में कि आप लोगों ने ऐसा किया है या फिर मैं सिर्फ इस भ्रम में हूं कि आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो चलो भाई, आज की डील ये है हमारी कि आप मेरे साथ साथ हर एक क्वेश्चन को देखोगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और इस वीडियो को आखिरी तक देखोगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ 13 से 23 तक के ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो नॉट टू मच फॉर यू। तो एक बार में ही आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो, इनके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और क्लास 12 फिजिक्स के पहले चैप्टर में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस ला सकते हो। ठीक है, सो आई होप आप सभी लोग तैयार हैं। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnhub.com। तैयार हैं सभी लोग? आई गेस तैयारी होंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं हमारा पहला सवाल। पहला तो नहीं है, हालांकि ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13, बट इस वीडियो का पहला सवाल। ठीक है, तो चलो आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को समझते भी रहो और सॉल्व भी करते रहो। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। फिगर 1.30 शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज्ड पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो यहाँ पर 3 चार्ज्ड पार्टिकल्स के पाथ को दिखाया गया है। ठीक है, सो देखो यहाँ पर नंबरिंग भी की हुई है। दिस इज 1, 2 एंड 3। तो इन 3 चार्ज्ड पार्टिकल्स के पाथ कुछ इस तरीके से हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, हमें क्या करना है, गिव द साइंस ऑफ दीज चार्जेस। हमें बताना है कि ये पार्टिकल 1, 2 और 3 जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। साथ ही साथ बताना है विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। क्वेश्चन को पढ़ के एकदम से जो फर्स्ट इंप्रेशन आएगा, बहुत से बच्चों को लगेगा यार चार्ज टू मास रेशियो ये हम कैसे बताएंगे। पार्टिकल के चार्जेस ये तो बता सकते हैं क्योंकि ये आसान सा लग रहा है। एनीवेज, दोनों करेंगे एक के बाद एक सॉल्व। पहले देखते हैं पार्ट 1। कैसे बताएंगे कि ये पार्टिकल 1, 2 और 3 पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली। अब इनके डिफ्लेक्शन के डायरेक्शन को देखो बच्चों। अब देखो ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है इलेक्ट्रिक फील्ड का। 1 जो है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मतलब 1 अपना सीधा सीधा जा रहा था बट फिर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और हमें क्या पता है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। एग्जैक्टली, चूंकि हमें क्या पता है, सबसे पहले पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। हमें क्या पता है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। जब हम चार्जेस की बात करते हैं तो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, राइट। तो अब 1 जो है वो प्लस की तरफ जा रहा है, राइट। तो इसका मतलब है 1 खुद जो है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है कि नहीं? बिल्कुल है। बात करते हैं 2 की। 2 भी देखो पॉजिटिव की तरफ, मतलब आइडियली 2 को सीधा जाना चाहिए था बट ये पॉजिटिव की तरफ इसका झुकाव है, यानी कि ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि 2 भी जो है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। अगर बात करें पार्टिकल नंबर 3 की, तो इसकी कहानी कुछ अलग है यार। ये सीधा सीधा आ रहा था, फिर ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि ये खुद क्या है, ये खुद है पॉजिटिवली चार्ज्ड। बस इतनी सी बात थी। सो पार्ट 1 तो हमने फटाक से कर दिया कि भाई इनके चार्जेस क्या होंगे, 1 और 2 नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें चार्ज टू मास रेशियो निकालना है। अब यहां पर आता है सवाल कि इसको हम कहां से अप्रोच करें। पहले ये सोचो, अप्रोच पे फोकस करेंगे। पहले ये सोचो इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि चार्ज पार्टिकल्स जा रहे थे फिर वो डिफ्लेक्ट कर रहे थे, यानी कि इस क्वेश्चन में डिफ्लेक्शन का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन से क्या मैथमेटिकली हम निकाल सकते हैं कि कौन कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये समझो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम डिफ्लेक्शन निकालेंगे तीनों के लिए।
ठीक है। अब डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है, वाई एक्सिस के अबाउट हो रहा है, राइट, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस में तो ये लोग ऐसे जा रहा था, वाई एक्सिस की तरफ ये अट्रैक्ट हुआ या रिपेल हुआ, राइट, तो यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग इसका डिफ्लेक्शन हो रहा है। आइडियली जो चार्ज पार्टिकल 1 है उसको ऐसे सीधा सीधा जाना चाहिए था, बस सीधा ना जाके ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि वाई एक्सिस पे यहां पहुंचना था बट यहां पहुंच गया, तो डिफ्लेक्शन वाई एक्सिस के अबाउट हो रहा है। वो कैसे निकालेंगे, लेट अस से डिफ्लेक्शन को हम एस से डिनोट करते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। हमें क्या पता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये बात हमें पता है, बिल्कुल पता है। अब यहां पर देखो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में एक्सेलरेशन इज प्लेइंग अ रोल, ठीक है। एक्सेलरेशन इन तीनों पार्टिकल्स के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, बताओ कैसे निकालेंगे इन तीनों पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन। अब देखो हमें क्या पता है, हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स को क्या लिख सकते हैं यार, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है तो फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में निकालेंगे, यानी कि फोर्स हो जाएगा क्यू ई अपॉन एम, राइट। फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब जो चीजें दी हुई हैं उसी के साथ तो लिंक करना है ना, तुम्हारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दिया हुआ है, यानी कि तुम्हारे पास ई दिया हुआ है, राइट। तो एक्सेलरेशन को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन को हम बोल सकते हैं क्यू ई अपॉन एम, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यानी कि यहां पर इस डिफ्लेक्शन में हम लिख सकते हैं यू टी प्लस हाफ क्यू ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम लोग, क्या हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां पर आएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच। अब यहां पे देखो तीनों पार्टिकल के लिए, चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, तीनों के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू तो सेम है, तीनों के लिए सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में ही तीनों है, ठीक है। जो टी की वैल्यू, जो टाइम की वैल्यू है वो भी तीनों के लिए सेम है, तो तीनों के लिए अलग क्या है, Q अपॉन एम। देखो चार्ज जो है वो तीनों पार्टिकल पे अलग अलग है और तीनों पार्टिकल का जो मास है वो भी अलग अलग है, करेक्ट। तो यानी कि यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो डिविएशन है, जो डिफ्लेक्शन है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय मास रेशियो, राइट। जिसका Q बाई एम ज्यादा होगा उसका S का वैल्यू भी ज्यादा होगा, जिसका Q बाई एम कम होगा उसकी S की वैल्यू भी कम होगी, राइट। मतलब जिसका चार्ज अपॉन मास रेशियो ज्यादा उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा, राइट। अब इस पिक्चर को देखते हुए बच्चों क्या हम बता सकते हैं कि किसका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है, ये क्या है, एस क्या है, डिफ्लेक्शन। अब आप मुझे बताओ फोटो को देखते हुए डिफ्लेक्शन किसका ज्यादा है, कौन ज्यादा बेंड हो रहा है, नंबर 3 ज्यादा बेंड हो रहा है, राइट। तो नंबर 3 के केस में जो डिफ्लेक्शन है जिसे हम एस से डिनोट कर रहे हैं वो मैक्सिमम है, राइट। सो इसका मतलब नंबर 3 के केस में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। Therefore, नंबर 3 के केस में जो है चार्ज अपॉन मास रेशियो जो होगा दैट इज हाईएस्ट होगा, यानी कि नंबर 3 वाला जो चार्ज है उसका चार्ज टू मास रेशियो विल बी द हाईएस्ट। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर E की वैल्यू दी हुई है 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। छोटी छोटी बातों पर भी फोकस करना होगा बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड दिया है 3 × 10⁻³ और इसका डायरेक्शन कौन बता रहा है, आई कैप। आई कैप बोले तो यूनिट वेक्टर आई कैप है, मतलब वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, एग्जैक्टली, ठीक है। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। अब इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करो बच्चों, ठीक है, कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस है, तो एक्स वाई प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है, राइट। सो तीनों प्लेन्स को आपने अलग अलग विजुअलाइज किया। अब ये वाई जेड प्लेन पर लाई कर रहा है हमारा ये स्क्वायर जिसके एक एक साइड का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, राइट। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब इसी को जो है मैं यहां पर ड्रॉ करती हूं, ठीक है। सो लेट अस से ये हमारा y एक्सिस है, ये है हमारा x एक्सिस और ये हो गया z एक्सिस, ठीक है। तो y z प्लेन हमारा ये वाला प्लेन हो गया, y और z से जो प्लेन बन रहा है। तो लेट अस अज्यूम कि हमारे पास एक स्क्वायर है इस तरीके से, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम दिस इज द स्क्वायर,
ठीक है, और इस स्क्वायर की ईच साइड की जो लेंथ है दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फ्लक्स, यानी कि हमें फाई ई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फाई ई को हम कैसे निकालते हैं बच्चों, बताओ। फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। किसका किसका डॉट प्रोडक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। एग्जैक्टली, तो ये क्या होता है, ये डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का। और मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि एरिया वेक्टर क्यों कहते हैं हम लोग, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द एरिया। याद है ये बात, थ्योरी में मैंने बता रखी है। अगर आपने वन शॉट वीडियो देखा हो तो वहां पर आपने देखा होगा, अगर या फिर अगर आपने टेक्स्ट बुक से भी पढ़ी है, राइट। एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, जो भी एरिया है उस एरिया से परपेंडिकुलर, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर जो मेरा एरिया है वो कौन सा है, ये स्क्वायर का एरिया। अब इस एरिया का परपेंडिकुलर क्या होगा, अब इसको अगेन एक बार विजुअलाइज करो 3D में कि वाई जेड प्लेन में तुम्हारा एरिया है। अगर वाई जेड प्लेन में एरिया है उसका परपेंडिकुलर मतलब किसके डायरेक्शन में होगा, अलोंग द एक्स एक्सिस, राइट। तो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा दैट वुड बी समवेयर व्हाट लाइक दिस, ये हो जाएगा हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा, पहले ही हमने क्या देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है दैट इज अलोंग द एक्स एक्सिस, क्योंकि यहां पर आई कैप दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो अब निकालते हैं फ्लक्स। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस के अलोंग है, एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है, यानी कि दोनों के बीच का एंगल इज 0। एग्जैक्टली, तो E डॉट डेल्टा एस हो जाएगा E डेल्टा एस कॉस थीटा, कॉस 0 इज 1, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, E डेल्टा एस कॉस थीटा, अब कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। तो ये क्या हो गया, E का मैग्नीट्यूड और डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो यहाँ पर दिया हुआ है 3 × 10⁻3। ठीक है, डेल्टा एस एरिया का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, भाई स्क्वायर ही तो है, इसमें क्या ही टेंशन है। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर का एरिया अगर निकालें तो डेल्टा एस का अगर मैग्नीट्यूड निकाले तो वो क्या हो जाएगा, 10 × 10 दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में अगर चेंज कर ले तो ये हो जाएगा × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 × 10⁻⁻4, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आप बोलोगे कि ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका यूनिट है, ये अगर मुझे याद ना रहा तो बहुत इजी है भाई। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर लिख दो। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताओ, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट कूलम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऐसे याद रख लेना यूनिट। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है सॉल्व। तो चलो बच्चों अब देख लेंगे इसी क्वेश्चन का पार्ट बी। पार्ट बी में बोला जा रहा है कि मान लो कि हम तुम्हारे पास यही स्क्वायर है, लेकिन अब जो है ये स्क्वायर से जो नॉर्मल तुम ड्रॉ कर रहे हो वो नॉर्मल एक्स एक्सिस के अलोंग ना होके वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है। मतलब इस सिचुएशन को एक बार विजुअलाइज करो, मतलब अब जो हमारा जो स्क्वायर है ना वो स्क्वायर की ओरिएंटेशन कुछ ऐसी है कि वो स्क्वायर सरफेस का जो नॉर्मल है ना उस पर जब हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, बल्कि वो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री बना रहा है। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये प्लेन का ओरिएंटेशन कुछ ऐसे बदल रहा है कि अब जो हमारा जो नया एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है ना, एरिया वेक्टर जो नया वाला है वो एक्स एक्सिस के साथ, एज्यूमिंग कि जो नया वाला हमारा एक्स एक्सिस इस तरफ ही है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ही है, तो इसके साथ ये बना रहा है 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा पार्ट बी का सिचुएशन है, मैंने सेम ही डायग्राम में बना दिया है। सो बेसिकली इसका मतलब है कि ये जो एरिया
का जो ओरिएंटेशन है ना बच्चों, वो ओरिएंटेशन भी थोड़ा सा बदल गया है, जो कि आप यहाँ विजुअलाइज कर पा रहे हो, राइट। जो एरिया वेक्टर है, जो स्क्वायर है, वो स्क्वायर का ओरिएंटेशन ही थोड़ा बदल गया है कि स्क्वायर के ऊपर अगर आप परपेंडिकुलर बनाओगे तो अब वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है। तो चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं पार्ट बी। तो कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, तो यहाँ पर भी जो हमारा फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस, राइट। तो अब इस केस में ये हो जाएगा ई डेल्टा एस कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू अब की हो जाएगी 60 डिग्री, राइट। यही फर्क आएगा और तो कुछ नहीं आएगा, है ना। तो अब ई की वैल्यू हमें पता ही थी कि भाई ई की वैल्यू कितनी थी, बट एनीवेज यहाँ हम एक शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। सारी कैलकुलेशन फिर से ना करके ई डेल्टा एस एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि भाई ई डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट की तो थी हमने, है कि नहीं। तो ई डेल्टा एस की वैल्यू वहीं से ले लेंगे विच इज 30 कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है 1/2 एग्जैक्टली। तो ये कर दिया 1/2, तो ये आ गया 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हो जाएगा पार्ट बी का आंसर, ठीक है। तो यही था हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सबसे ट्रिकी पार्ट क्या था बच्चों, चलो बताओ मुझे, क्या था सबसे ट्रिकी पार्ट। पता है इस क्वेश्चन का सबसे ट्रिकी पार्ट क्या था। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बहुत से बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि शुरुआत कहाँ से करें, राइट। लेकिन आपको शुरुआत कहाँ से करनी है भाई, फ्लक्स निकालनी है। तो फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन पे पहुंच जाओ, ई डॉट डेल्टा एस, फिर देखो क्या क्या दिया हुआ है, राइट। यहाँ पर सबसे बड़ा कैच आता है थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना। कैसे पता करते हो कि फर्स्ट सिचुएशन में थीटा 0 डिग्री है। पहला कैच यहां से मिलता है आई कैप, जहां से पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग है। दूसरा कैच होता है कि एरिया का परपेंडिकुलर निकालना, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन निकालना, राइट। और उसके बाद तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, और अगर आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है मेरे साथ साथ तो बहुत ही बेहतरीन है। तो बच्चों इसी के साथ हम आ पहुंचे हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15, राइट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ना पिछले क्वेश्चन का ही कंटिन्यूएशन है एक तरीके से। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, तो 1.4 में जो सिचुएशन थी उसी सिचुएशन में, यानी कि 1.4 में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, उसको यहाँ लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड थी 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम आई कैप, राइट। ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में थी, एक्स डायरेक्शन में थी, ठीक है। थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ठीक है। तो मतलब हमारे पास एक क्यूब है, देखो बड़ा सारा क्यूब बनाया है मैंने, ताकि इसमें ना डायरेक्शन को समझना बहुत क्रिटिकल होने वाला है, ठीक है। तो लेट अस से दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। तो ये क्यूब कुछ इस तरीके का है कि क्यूब के जो सरफेसेस है ना, जैसे मान लो क्यूब का ये वाला सरफेस एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सिमिलरली क्यूब का जो ये वाला सरफेस है, राइट, जैसे इधर वाला सरफेस और इधर वाला सरफेस, ये मतलब 6 सरफेसेस होते हैं ना क्यूब के। जैसे मैंने हाथ में भी एक क्यूब ले रखा है ताकि आपको बेटर एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। तो इसके ऊपर और नीचे, टॉप और बॉटम के 2 सरफेसेस है, जैसे यहाँ भी देख रहे हो। तो टॉप और बॉटम के जो सरफेसेस हैं वो हमारे देखो एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है। उसी तरह से जो साइड के दोनों सरफेसेस हैं वो हमारे वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। उसी तरीके से हमारा फ्रंट और बैक का जो सरफेस है वो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। तो इस तरीके से ये जो क्यूब है वो ऐसे ओरिएंटेड है कि इसके जो सरफेसेस हैं वो हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन्स से पैरेलल है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इस पूरे क्यूब से हमें फ्लक्स निकालना है, ठीक है। फ्लक्स की डेफिनेशन हमको पता ही है, अभी अभी तो सॉल्व किया था। तो फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डेल्टा एस। ई का डायरेक्शन हमें पता है क्योंकि हमें दिया हुआ है कि ई किस डायरेक्शन में है, ई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टोटल 6 सरफेसेस है, राइट। उन सरफेसेस को लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा टॉप सरफेस, ठीक है। ये नीचे का जो है ये आ जाएगा हमारा बॉटम का सरफेस, ठीक है। ये जो है सामने का सरफेस आ जाएगा फ्रंट, और इसी के जो पीछे का सरफेस होगा वो हो जाएगा बैक, और ये एक साइड का सरफेस, ये दूसरे साइड का सरफेस, ठीक है। ये टोटल 6 सरफेसेस हैं हमारे पास। अब यहां पर बच्चों डायरेक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे टॉप
और बॉटम सरफेस की, ठीक है। आई होप ये मेरे हाथ में जो क्यूब है ये आपके लिए विजिबल होगा। अब देखो टॉप और बॉटम सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा बच्चों, उसका डायरेक्शन क्या होगा, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ। हर सरफेस के लिए हम निकालने की कोशिश करेंगे फाई की वैल्यू, यानी कि फ्लक्स की वैल्यू, ठीक है। टॉप सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया का परपेंडिकुलर, राइट। तो ये एरिया है, टॉप सरफेस है, तो इसका परपेंडिकुलर ऐसे होगा। बॉटम सरफेस का एरिया ऐसे है, तो यानी कि इसका परपेंडिकुलर ऐसे होगा, राइट। तो यानी कि टॉप सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे होगा। बॉटम सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा, मतलब हम एरिया वेक्टर डेल्टा एस की बात कर रहे हैं, सिमिलरली यहां पर भी हम डेल्टा एस की बात कर रहे हैं, एरिया वेक्टर ऐसे होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई सा भी सरफेस उससे मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ ये टॉप और बॉटम सरफेसेस की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, कितना है बीच का एंगल, 90 डिग्री है, राइट। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बात करेंगे टॉप एंड बॉटम सरफेसेस की, ठीक है। सो टॉप एंड बॉटम सरफेसेस के केस में फाई ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई डेल्टा एस कॉस 90 डिग्री, राइट। क्योंकि ई वेक्टर और डेल्टा एस वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90, कॉस 90 कितना होता है 0 होता है, राइट। तो यानी कि इस टॉप वाले सरफेस के लिए फाई ई की वैल्यू हो गई कितनी 0, बॉटम सरफेस के लिए फाई ई की वैल्यू हो गई कितनी 0, ठीक है। सो दो सरफेस की तो कहानी खत्म हो गई है ना। तो चलो बच्चों अब बात करेंगे हम लोग फ्रंट और बैक सरफेसेस की। ये हमारा फ्रंट सरफेस है, जो सामने का सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, सामने की तरफ पॉइंट करता हुआ, राइट। देखो ऐसे समझ में आ रहा है, सामने की तरफ पॉइंट करता हुआ, करेक्ट। सिमिलरली जो बैक सरफेस है उसका कैसा होगा, ऐसा होगा, राइट। एज्यूमिंग कि ये हमारा बैक सरफेस है, राइट, लेट्स से बैक सरफेस ये है, तो बैक सरफेस कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। लेकिन जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो तो अभी भी ऐसे है, तो इसका मतलब एरिया वेक्टर ऐसे है। सो लेट्स से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये मेरा एरिया वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अभी भी एंगल कितना हुआ 90 डिग्री हुआ। सिमिलरली पीछे की तरफ भी सेम कहानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, लेकिन जो हमारा एरिया वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर है, राइट। तो इसका मतलब फ्रंट और बैक सरफेस की अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करें फ्रंट एंड बैक सरफेसेस की, तो वहां पर भी हम क्या देखेंगे, फाई ई की जो वैल्यू होगी ई डेल्टा एस कॉस 90 डिग्री होगी, यानी कि उसकी भी वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो यानी कि फ्रंट सरफेस की अगर बात करें तो वहां पर भी फाई ई की वैल्यू 0 है, अगर बैक सरफेस की बात करें तो वहां पर भी फाई ई की वैल्यू कितनी है 0 है। तो चलो भाई अब बारी है साइड्स के सरफेसेस की, एक इस साइड है और एक इस साइड है, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझो, इस साइड वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इधर होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल इधर होगा, और मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी तरफ है, राइट। यानी कि इधर वाले सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर है यानी कि डेल्टा एस का जो डायरेक्शन है वो भी इधर है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी तरफ है, राइट। यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा कितना है 0 डिग्री, एग्जैक्टली। तो अब हम बात करते हैं साइड सरफेसेस की, ठीक है। तो साइड सरफेसेस में भी लेट अस से कि ये हमारा सरफेस 1 है, ठीक है, और ये इधर साइड वाला जो सरफेस है दैट इज सरफेस 2, ठीक है। तो बात करते हैं पहले फर्स्ट वाले सरफेस की। तो फर्स्ट वाले सरफेस के केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी, लेट अस से E1 लिख देते हैं इसको, ठीक है। ये क्या हो जाएगा E डेल्टा एस कॉस थीटा, तो कॉस यहाँ पर क्या है कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है, यानी कि ये हो जाएगा E डेल्टा एस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं सेकेंड वाले साइड सरफेस की, ठीक है, यानी कि जो इस साइड वाला सरफेस है। अब इस साइड वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो पॉजिटिव एक्स की तरफ है, राइट। तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन कैसा हो गया, यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इस तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री हो गया,
तो यानी कि सेकेंड वाले सरफेस के लिए फाई E2 की वैल्यू हो जाएगी E डेल्टा S cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री कितना होता है? -1 होता है, एग्जैक्टली तो ये हो गया -E डेल्टा S। ठीक है, अब देखो भाई, जब कहीं पे आके नॉन जीरो आया तो थोड़ा खुश भी हुए थे कि भाई चलो फाई की कुछ तो वैल्यू निकलेगी, बट वहां पर भी जो है कहानी पलट गई। कैसे पलट गई? अभी इस सरफेस की वजह से जो फाई की वैल्यू है वो है E डेल्टा S, इसके वजह से जो है दैट इज -E डेल्टा S। ठीक है, सो देयरफॉर फाई का जो नेट वैल्यू होगा, नेट फ्लक्स जो होगा, दैट विल बी इक्वल टू E डेल्टा S माइनस E डेल्टा S which is equal to 0 and that is the answer। यही हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाया, बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरीके से किसी भी सरफेस से उसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का ओरिएंटेशन निकालते हो, किस तरीके से फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हो ना, दैट वाज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से मैंने पूरा इसको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दिया। अब इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन से आगे मूव ऑन करूं अगले क्वेश्चन पे, यहाँ पर एक और छोटी सी बात बता देती हूँ कि देखो फिजिक्स में छोटे छोटे टर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस यूनिफॉर्म वर्ड का यहाँ पर बहुत क्रूशियल रोल था, चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी, इसी वजह से हमें जो है नेट फ्लक्स यहाँ पर 0 मिला। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हुई रहती तो उस केस में क्या होता? उस केस में अलग अलग पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग तरीके से वैरी कर रही होती, राइट? तो उस केस में क्या हो सकता था? उस केस में ये हो सकता था कि अभी जैसे क्या है कि हर जगह जो है ना, हमने सिर्फ किस चीज को पे फोकस किया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का ओरिएंटेशन क्या है, उनके बीच का एंगल क्या है, सिर्फ उसी पे फोकस था, राइट? तो अब जैसे साइड सरफेसेस थे तो एक तरफ E डेल्टा S है, दूसरी तरफ -E डेल्टा S है, बट अगर मान लो E की वैल्यू ही हर जगह जगह पे बदल रही होती तो उस केस में हम ये नहीं कह सकते थे कि भाई इधर का जो E डेल्टा S है और इधर का जो -E डेल्टा S है वो बराबर ही होगा, क्योंकि जो E की वैल्यू है वो जगह जगह तो बदल जाती, राइट? बिकॉज वो यूनिफॉर्मली चेंज नहीं होती। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन में ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो क्वेश्चन में ये लिखे रहना मैंडेटरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नहीं है, क्योंकि अगर वो यूनिफॉर्म नहीं होगा तो उस केस में हमारा जो ये सॉल्यूशन है ना, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मतलब इस तरीके से हम उसको उस केस में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन कह रहा है केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस of the box is 8 into 10 to the power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। मतलब मान लो कि हमारे पास एक ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स जैसे ही हम कह रहे हैं तो यहाँ पर फोकस करने वाली बात यह है कि ब्लैक बॉक्स है, मतलब इट इज अ क्लोज्ड बॉक्स, एक क्लोज्ड सरफेस की बात हो रही है, दैट इज द मेन कैच हियर। ठीक है, What is the net charge inside the box? तुम्हें बताना है कि इस बॉक्स के अंदर नेट चार्ज कितना होगा। अब देखो कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को बच्चों। ऐसे सोचो जैसे ही एक क्लोज्ड सरफेस की बात हो रही है, उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, यानी कि नेट चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड अ क्लोज्ड सरफेस की बात हो रही है। इसको हम किससे रिलेट कर पा रहे हैं? गॉस लॉ से रिलेट कर पा रहे हैं, एग्जैक्टली। और गॉस लॉ हमें क्या कहता है? गॉस लॉ, गॉस थ्योरम हमें क्या कहता है? ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, अगर हम एक क्लोज्ड सरफेस की बात करते हैं तो वहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कितना होता है? चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जहां पर क्या है, Q क्या होता है? Q is the enclosed charge. So net charge enclosed inside the closed surface upon epsilon naught. इससे हम क्या निकाल लेते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर only if हम किसकी बात कर रहे हैं? Only if we are talking about a closed surface.
अब इस सवाल को पढ़ के जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हम जिस ब्लैक बॉक्स की बात कर रहे हैं वो एक क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है। तो चलो अब सॉल्व करेंगे पार्ट ए, जहां पर हमें निकालना है नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, यानी कि इस Q की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हमें पता ही है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। फाई की वैल्यू दी हुई, आउटवर्ड फ्लक्स की वैल्यू दी हुई है 8 इंटू 10 टू द पावर 3, 0.07 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, या फिर इसे हम माइक्रो कूलम में भी लिख सकते हैं 0.07 माइक्रो कूलम। तो इस तरीके से सॉल्व कर लिया हमने पार्ट ए। अब देखते हैं पार्ट बी में क्या पूछा जा रहा है। तो पार्ट बी कह रहा है इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वुड बी 0। मान लो कि जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स है, यहां पर ये जो फाई की वैल्यू दी हुई थी, ये वैल्यू ये ना होके अगर फाई की वैल्यू 0 होती, राइट, तो ये कह रहा है कि अगर फाई की वैल्यू 0 होती, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वेर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स, वाई और वाई नॉट। बहुत ही मजेदार सवाल है। ये कह रहा है कि अगर मान लो फाई की वैल्यू 0 होती, राइट, तो अब आप बोलोगे कि मैम देखा जाए तो ये जो चार्ज इनक्लोज्ड है, जो Q की जो वैल्यू है, ये तो एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई है। आप बोल रहे हो फाई की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब जो Q की वैल्यू है वो तो 0 है, राइट। बट ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि ये Q है क्या है ये Q है नेट चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। ध्यान देना बच्चों, ये क्या है, ये नेट चार्ज है, राइट। तो इसका ये मतलब जरूर होगा, अगर फाई की वैल्यू 0 है तो इसका ये मतलब जरूर होगा कि उस सरफेस के अंदर नेट चार्ज 0 होगा। बट क्या इसका ये मतलब है कि अंदर देयर आर नो चार्जेस? दोनों अलग बातें हैं, राइट। अब जैसे मान लो मैं कहती हूँ कि इस बॉक्स के अंदर चार्ज ही नहीं है, दैट इज वन थिंग। मैं कहती हूँ कि इस बॉक्स के अंदर नेट चार्ज 0 है। नेट चार्ज 0 है मतलब हो सकता है इसके अंदर प्लस Q चार्ज है और माइनस Q चार्ज भी है, लेकिन नेट चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस Q माइनस Q 0 हो गया। लेकिन क्या इस बॉक्स के अंदर चार्ज ही नहीं है ना, प्लस Q चार्ज भी बैठा हुआ है, माइनस Q चार्ज भी बैठा हुआ है। दोनों का फर्क समझ में आया। एक सिनेरियो में तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाई की वैल्यू 0 है, क्या इसका ये मतलब है कि इस बॉक्स के अंदर चार्ज ही नहीं होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फाई की वैल्यू 0 है, इसका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि उस सरफेस के अंदर या उस ब्लैक बॉक्स के अंदर नेट चार्ज 0 होगा। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि उसके अंदर चार्ज होगा ही नहीं, हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि उसके अंदर नेट चार्ज 0 होगा, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आई हो। सो दिस वाज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन बहुत बार शायद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो चलो इसी के साथ अब हम लोग, तो कुल मिला के इसका आंसर क्या हुआ, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स? नो, वी कांट कंक्लूड दैट देयर आर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स। इंस्टेड we can conclude that the net charge inside the box is 0। आगे बढ़ते हैं पूरे जोश के साथ और अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करूं, मैं जानना चाहती हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक 13, 14, 15, 16 इन चारों सवालों को मेरे साथ साथ सॉल्व किया है। मुझे फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताओ, ताकि इन कमेंट्स को पढ़ के मेरा भी थोड़ा जोश बना रहे कि मैं इस तरह के वीडियोस बनाना कंटिन्यूड रखूं, क्योंकि मुझे ये फीलिंग आए कि भाई आप भी कमिटेड हो, आप भी जो है मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, सीरियसली इन क्वेश्चंस को देख रहे हो, ठीक है। तो चलो फटाफट से मुझे कॉमेंट्स में लिख के जरूर बताओ। एंड लेट मी वंस अगेन रिमाइंड यू, योर कॉमेंट्स आर सुपर डुपर प्रीशियस टू अस। आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे हमें एक डायरेक्शन मिलता है कि हम जो कंटेंट आपके लिए बना रहे हैं वो कंटेंट आपको काम आ रहा है या नहीं, या फिर हमें उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, तो चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पॉइंट चार्ज ऑफ +10 माइक्रो कूलम is at a distance of 5 centimeter directly above the center of a square of side 10 centimeter। तो let us say कि हमारे पास एक स्क्वायर है, let us say ये हमारा एक स्क्वायर है। अब आप बोलोगे मैम ये तो पैरेललोग्राम लग रहा है। अरे भाई, इसको हम देख रहे हैं इस एंगल से, स्क्वायर ही है, ऐसे ऊपर से देखोगे तो स्क्वायर दिखेगा, जब उसी स्क्वायर को ऐसे रख दोगे और साइड से देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा, राइट। तो लेट्स से कि ये हमारा स्क्वायर है और इस स्क्वायर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर यहां पर एक चार्ज है,
ठीक है, और वो चार्ज कितना है, +10 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये बेसिकली हमारा स्क्वायर है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। हमें निकालना है कि इस स्क्वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। मतलब यहां पर आपको शायद एक क्यूब दिख रहा है, उसका अभी मैं अप्रोच और कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूं। अभी तक क्वेश्चन ने आपको क्या बोला, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चार्ज है Q। हमें बताना है उस स्क्वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलो अब समझते हैं इस क्वेश्चन के अप्रोच को और कॉन्सेप्ट को। भाई अब जब हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, अप्रोच भी समझ में आ गया है, तो अब बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन। तो अब हमें पता है कि ये जो क्यूब हमें दिख रहा है ये क्या है, ये है हमारा गॉसियन सरफेस। अब भाई गॉसियन सरफेस आ गया तो गॉस थ्योरम तो लगाना ही है। ठीक है, तो गॉस थ्योरम या गॉस लॉ हम लगा देते हैं, जो कि हमें क्या कहता है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, वो क्या होता है एक क्लोज्ड सरफेस के लिए Q/ε0, जहां पर Q क्या हो जाता है, नेट चार्ज एनक्लोज्ड। ठीक है, तो अब यहां पर हमारा गॉसियन सरफेस ये पूरा क्यूब है, क्यूब के अंदर नेट चार्ज एनक्लोज्ड कितना है, ये वाला क्यू, यानी कि जिसकी वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम्ब। ठीक है, तो Q की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम्ब, इसको कूलम में चेंज कर दो तो 10⁻⁻6 कूलम अपॉन ε0, दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब देखो इस तरह के कांस्टेंट की जो वैल्यूज है ना, जैसे ε0 की वैल्यू 1/4πε0 की वैल्यू, ये वैल्यूज आई गेस आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार कुछ वैल्यूज क्वेश्चंस में ना भी दी हो। ठीक है, तो इनको याद रखना ही सेफ है। ठीक है, तो अब ये जो फाई ई निकल रही है, ये सिर्फ इस सरफेस के थ्रू निकल रही है, नहीं, ये जो फाई की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है, ये पूरे क्यूब के लिए है, और पूरे क्यूब में टोटल 6 सरफेसेस है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था। तो इसका मतलब अगर हमें फाई ई सिर्फ एक स्क्वायर सरफेस के लिए निकालनी हो, राइट, सिर्फ एक स्क्वायर सरफेस के लिए, सिर्फ इस सरफेस के लिए अगर हमें निकालनी हो, तो वो कितना हो जाएगा, 1/6 इंटू ये वाली वैल्यू, दैट इज 10 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1.88 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। राइट, तो यानी कि काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन का मेन कैच क्या था, गॉसियन सरफेस को आइडेंटिफाई करना। अगर आप गॉसियन सरफेस नहीं बना पाए तो क्वेश्चन में आप आगे बढ़ ही नहीं पाते। ठीक है, बहुत बार बच्चे ये भी मिस्टेक करते हैं कि वो फाई ई की वैल्यू को ही फाइनल आंसर बना देते हैं और आपका आंसर हो जाता है गलत। फाई ई क्या है, इस पूरे क्यूब के लिए फ्लक्स है, बट हमें सिर्फ एक सरफेस का निकालना है, तो इसीलिए 1/6 करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। अब यहाँ पर बच्चों एक और बात मैं जिक्र करना चाहूंगी। बहुत बार मैं नोटिस कर रही हूँ कि स्पेशली मेरे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के वीडियोस में कई बार बच्चे ये लिख रहे हैं कि मैम कैलकुलेशन जो है ना, वो आप वीडियो बनाते दौरान उसी टाइम पर बोर्ड में किया करो। राइट, अब जहां तक मुझे पता है, जहां तक आई एम अवेयर, जितने भी कन्वर्जन्स है, इवन यूनिट के कन्वर्जन्स भी है, मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर या किसी भी तरह का कन्वर्जन, वो मैं बहुत क्लियरली स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर करती हूँ। बट जहाँ तक बेसिक मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की बात है, फॉर एग्जांपल 6 इंटू 8.85, मुझे वो यहाँ पर कैलकुलेट करने का कोई तुक समझ में नहीं आता है, बिकॉज आई गेस आप क्लास 11th में या 12th में हो तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो आप कर ही लोगे। राइट, तो मुझे नहीं पता इस तरह के कॉमेंट कुछ वीडियोज में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की बात है, मैं कोई भी स्टेप स्किप किए बिना हर एक स्टेप को डिटेल में सॉल्व कर रही हूँ। जस्ट दैट बेसिक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन मैं नहीं कर रही हूँ, बिकॉज दैट वुड अननेसेसरीली बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, ठीक है, चलो इसी के साथ अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बट अगर बहुत बेहतरीन हुआ होगा अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व ऑलरेडी कर लिया होगा। आ गए हैं क्वेश्चन 18 पर, जो कि है एक सुपर डुपर से भी ज्यादा इजी क्वेश्चन। एग्जैक्टली, काफी चांस है कि जब तक मैं ये बातें कर रही हूँ तब तक में काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया हो। अगर आपने भी सॉल्व कर लिया है तो फटाफट से बताओ मुझे। चलो, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ अ क्यूबिक गॉसियन सरफेस। तो इस क्वेश्चन को इतना आसान इसीलिए बना दिया गया है क्योंकि यहाँ पर बोल दिया गया है कि भाई जो गॉसियन सरफेस है वो एक क्यूब है।
सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज, यानी कि इस गॉसियन सरफेस का एक एक जो एज है, एक एक जो साइड है, उसका लेंथ है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अब यहां पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि किसी एक स्पेसिफिक सरफेस से निकालना है, राइट, सो इट इज थ्रू द सरफेस। ठीक, तो यानी कि हम डायरेक्टली क्या लगा देंगे, यहां पर हम अपना गॉस लॉ लगा देंगे, जो कि हमें क्या कहता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर नेट चार्ज एनक्लोज्ड कितना दिया हुआ है, 2 माइक्रोकूलम। यूनिट चेंज करने मत भूलना बच्चों, 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइडेड बाय 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। तो ये हो जाएगा 2.26 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। बस इतना ही करना था यहाँ पे, सीरियसली इतना ही करना था, राइट। तो मतलब वही मैंने बताया था ना कि गॉस लॉ चीज ही ऐसा है ना कि एक बार अगर आपको गॉस लॉ समझ में आ गया, राइट, और अगर ये समझ में आ गया कि गॉस लॉ को लगाना कैसे है, तो बड़े बड़े कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें अलग अलग से अलग अलग सरफेसेस के लिए कुछ भी नहीं करना है, सीधा गॉस लॉ लगाओ। गॉस लॉ लगाया तो अभी इस पूरे क्यूब के लिए, इस पूरे गॉसियन सरफेस के लिए जो है ना, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आ गया, एज सिंपल एज दैट। ठीक, तो बस और क्या करना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि इसकी किसी को स्क्रीनशॉट भी लेनी होगी, ये तो आप ऐसे ही कर लोगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अब ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ना 17, 18, 19, ये सारे हमारे गॉस लॉ के ऊपर बेस्ड है। इसीलिए आप देख रहे हो कि क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन का लेंथ इज लाइक सुपर शॉर्ट, एकदम छोटे छोटे सॉल्यूशन है, क्योंकि गॉस लॉ लगा रहे हैं और आंसर आ रहा है। लेकिन ट्रिकी पार्ट क्या है, इसका अप्रोच, कि गॉस लॉ को कैसे और कहां लगाना है। ठीक है, तो चलो देखें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू दी हुई है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू दी हुई है, यानी कि फाई की वैल्यू दी हुई है। टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, यहाँ पे गॉसियन सरफेस कैसा है, स्फीयर के फॉर्म में, स्फेरिकल, ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस, यानी कि ये जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है इसका रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ओके, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वे डबल्ड, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। ठीक है, मतलब बोला गया है कि भाई ये मेरा गॉसियन सरफेस है और इस टाइम पर जो फ्लक्स है, फ्लक्स की वैल्यू इतनी है, -1 इंटू 10 टू द पावर 3। अब बोला जा रहा है कि मैंने इसके रेडियस को डबल कर दिया, मतलब जो मेरा गॉसियन सरफेस है बहुत बड़ा हो गया। अब बताओ कि फ्लक्स कितना चेंज होगा, राइट। अब फ्लक्स हम निकालते कैसे हैं, गॉसियन सरफेस की बात हो रही है भाई, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम फ्लक्स निकालते कैसे हैं। फ्लक्स क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पर Q क्या होता है, द नेट एनक्लोज्ड चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ठीक है, इसका मतलब गॉसियन सरफेस कितना बड़ा है, इस स्फीयर का रेडियस कितना बड़ा है, उस पे तो ये डिपेंड ही नहीं करता है, राइट। ये डिपेंड किस पे करता है कि कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। अगर बड़े से स्फीयर में भी चार्ज Q ही है तो Q ही है, अगर छोटे से स्फीयर में भी चार्ज Q है तो भी Q ही है। अब इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि जो चार्ज है वो बदल रहा है, राइट, चार्ज उतना ही है, यानी कि स्फीयर के अंदर चार्ज जितना था उतना ही है। तो मतलब ऐसे समझ लो कि एक घर के अंदर रहने वाले लोग 4 ही हैं, लेकिन घर का साइज बड़ा हो गया है, बट अभी भी उस बड़े घर में भी 4 ही लोग तो रह रहे हैं। तो यहाँ भी कुछ वैसी कहानी है कि भाई गॉसियन सरफेस का रेडियस चाहे डबल हो, चाहे 4 गुना हो, चाहे 10 गुना हो, हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि जो फ्लक्स है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है एनक्लोज्ड चार्ज पे। सो देयरफॉर the flux would remain the same if radius is doubled.
क्योंकि भाई रेडियस से उसे कोई मतलब ही नहीं है। तो चलो अब देखते हैं पार्ट बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। अब ये जो चार्ज है इसके अंदर, उस चार्ज की वैल्यू क्या है। नाउ दैट इज अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो नेट चार्ज एनक्लोज्ड होगा वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू 5। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। 5 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है जो कि है -1 इंटू 10 टू द पावर 3। तो ये हो गया -8.85 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम्ब। 10 टू द पावर -9 कूलम्ब बोले तो नैनो कूलम्ब, तो यानी कि इसको लिख सकते हो -8.85 नैनो कूलम्ब। तो ये हो जाएगा हमारा चार्ज का वैल्यू, मतलब इस गॉसियन सरफेस में जो नेट चार्ज एनक्लोज्ड है दैट इज -8.85 नैनो कूलम्ब। तो बच्चों मजा आ रहा है या नहीं, बताओ फटाफट से मुझे। तो अब हम काफी करीब है इस लेसन के एंड के। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 20 पर पहुंच चुके हैं। टोटल 23 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो है ये गॉस लॉ पर बेस्ड है, क्योंकि गॉस लॉ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए भी और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी। चाहे स्कूल के एग्जाम्स हो, बोर्ड के एग्जाम्स हो या फिर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, सब जगह गॉस लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलो देखें ये क्वेश्चन क्या कहता है। A conducting sphere of radius 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज। तो एक स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर हमें पता है, बट इसमें चार्ज कितना है दैट इज नॉट नोन, बट इसमें कुछ चार्ज है। If the electric field 20 centimeter from the center of the sphere is 1.5 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम्ब, मतलब स्फीयर के सेंटर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, लेट अस से यहाँ पर एक पॉइंट P है और इसका जो डिस्टेंस है दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है। एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है, रेडियली इनवर्ड। रेडियली मतलब अलोंग द रेडियस, इनवर्ड अंदर की तरफ। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस तरफ है, राइट, रेडियस के अलोंग है और अंदर की तरफ है, ठीक है। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, हमें निकालना है कि स्फीयर में नेट चार्ज क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अब दिया हुआ क्या है, देखो दिया हुआ है पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। अब मान लो अगर हमें एक ऐसा सिचुएशन हो कि भाई एक स्फीयर है जिसके ऊपर लेटर से चार्ज Q है, ठीक है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट P जो स्फीयर के बाहर है, कुछ डिस्टेंस पर है। तो हम कैसे निकालते, एक बार फिर से सुनो। मान लो हमारे पास एक स्फीयर है, चाहे वो हॉलो स्फीयर हो चाहे वो कंडक्टिंग स्फीयर हो, एक स्फीयर है जिसपे चार्ज है Q, ठीक है। हमें उस स्फीयर से 20 सेंटीमीटर दूर पर एक पॉइंट P है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, हम ऐसे ही निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही निकालते। क्यों, जब हम इस स्फीयर से बाहर आ जाते हैं, किसी दूर के पॉइंट से देखते हैं, तो वो जो चार्ज उस स्फीयर में है, भले वो चार्ज उस स्फीयर के सरफेस पे हो, बट हम ऐसा एज्यूम करते हैं उस पॉइंट से, बाहर के उस एक्सटर्नल पॉइंट से, कि वो जो चार्ज है वो चार्ज उस स्फीयर के सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये स्फीयर के सेंटर पे प्लस Q चार्ज है, ठीक है। और उस लॉजिक से कि भाई एक चार्ज Q है, इंस्टेड ऑफ एज्यूमिंग कि एक स्फीयर है जिसमें वो चार्ज Q फैला हुआ है, हम ऐसे एज्यूम करते हैं एक चार्ज Q है। अब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग KQ/R स्क्वायर या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला, यही डाल दिया हमने। अब देखो यहाँ पर जो है EP की वैल्यू दी हुई है, R की वैल्यू दी हुई है। R क्या है, R इज नॉट द रेडियस इन दिस केस, R इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, दिस इज R, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो यानी कि यहां से मैं Q की वैल्यू निकाल सकती हूं जो कि हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू EP, ठीक है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, फटाफट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9,
इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, सो 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, कन्वर्जन कभी नहीं भूलना है, तो इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है एट पॉइंट P। तो ये वैल्यू आ गई 6.67 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। 10 टू द पावर -9 कूलम होता है नैनो कूलम, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 6.67 नैनो कूलम। अब ये जो निकल के आया, ये तो चार्ज का मैग्नीट्यूड निकल के, मतलब चार्ज कितना चार्ज है वो निकल के आया, बट ये चार्ज पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा वो हम कैसे बताएंगे? अब ये चार्ज जो है सेंटर पे, मतलब इस स्फीयर पे जो चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा, वो भी तो बताना जरूरी है, वो कैसे बताएंगे? अगर आप में से कुछ बच्चों ने इसको ऑलरेडी गेस कर लिया है, अगर आंसर आपने बता दिया है, दैट मीन्स आपके बेसिक फाउंडेशन बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो रहे हैं, ठीक है। वो ये हम कैसे बता पाएंगे बच्चों की ये जो चार्ज है स्फीयर का, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया कि 6.67 नैनो कूलम, बट ये पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा वो बताएंगे कैसे? इस पॉइंट से बताएंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है दैट इज इनवर्ड, राइट। और आप मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, राइट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है, इसका मतलब इनवर्ड की तरफ, स्फीयर के अंदर की तरफ किस तरह का चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, राइट। तो इसका मतलब ये जो Q की वैल्यू है दिस विल बी अ नेगेटिव वैल्यू। तो इसका मतलब द नेट चार्ज ऑफ द स्फीयर वुड बी -6.67 नैनो कूलम। तो आई गेस आपको समझ में आया कि ये चार्ज नेगेटिव क्यों होगा। चार्ज नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्ड की तरफ जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, अंदर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब स्फीयर में जो चार्ज है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि नेट चार्ज स्फीयर में कितना है, ठीक। कोई डाउट? आई गेस कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले लो। तो जोश को बनाए रखते हैं और आगे बढ़ते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये भी है गॉस लॉ पे बेस्ड एक क्वेश्चन, जहां पूछा गया है अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 डायमीटर। मतलब ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका डायमीटर है 2.4 मीटर, यानी कि इसका रेडियस कितना हो जाएगा? इसका आधा, दैट इज 1.2 मीटर। हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80 माइक्रो कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां पर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है? डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी क्या होता है? बताओ, चार्ज डेंसिटी क्या होगा? आप बोलोगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यस, इन अ वे यू आर राइट। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, राइट। अब सरफेस का वॉल्यूम तो होगा नहीं, सरफेस का एरिया ही होगा, है ना। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। सो दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। हमें स्फीयर का चार्ज निकालना है। अब देखो, इसके लिए ना हमें कोई गॉस लॉ वगैरह कुछ नहीं लगाना है। इसके लिए हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि सरफेस डेंसिटी होता क्या है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, ठीक है। अभी अभी हमने क्या देखा कि चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। अच्छा, एक स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, मैथ्स में क्लास 8th 9th से ही मेंसुरेशन में पढ़ते आ रहे हो, राइट, कि सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया और इसकी वैल्यू दी हुई है 80 माइक्रो कूलम इनवर्स। अब भाई जैसे ही माइक्रो है ना, वहां पर हमेशा 10 टू दी पावर -6 लगा लिया करो, वरना आपके उल्टे पुल्टे आंसर आने लगेंगे, ठीक है। तो ये है। तो अब मुझे चार्ज ही तो निकालना था स्फीयर पे, तो भाई चार्ज निकालना बहुत मुश्किल लग रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 80 इंटू 10 टू दी पावर -6, ठीक है। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू डाल देते हैं। रेडियस की वैल्यू यहाँ पर मैंने लिखी दी थी, आर स्क्वायर इंटू 80
इंटू 10 टू द पावर -6। तो चार्ज की वैल्यू निकल के आ गई 1.45 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम्स। तो ये हो गया चार्ज ऑन द स्फीयर। तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया सॉल्व। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट, जहां पूछा गया है व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स कैसे निकालेंगे, यहां पर लगा देंगे हम लोग हमारा प्यारा सा गॉस लॉ, जो कि बताता है कि फ्लक्स क्या होता है। क्लोज्ड सरफेस है, बिल्कुल है भाई, स्फीयर है, क्लोज्ड सरफेस ही है, तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज एनक्लोज्ड अभी अभी कैलकुलेट किया है, जो कि है 1.45 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। तो इसका कैलकुलेट कर लिया तो हमारा फ्लक्स निकल के आ गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ठीक है, मुश्किल था नहीं था बिल्कुल भी। अब इसमें जो कंफ्यूजन, इस सवाल में जो कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को, वो ये हो सकता है कि भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी को शायद आप पकड़ ना पाओ कि भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है। तो पहला पार्ट तो उसी पे डिपेंडेंट है। अगर आपको ये नहीं पता कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है तो आप पहले वाले पार्ट में फंस जाओगे। ठीक है, हालांकि ये बेसिक चीजें हैं, तो आई एम प्रिटी श्योर अधिकतर बच्चों को पता होगा। जिनको नहीं भी पता होगा उन्होंने ये वीडियो अभी देख लिया होगा तो उनको भी पता चल गया होगा। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हो। तो बच्चों चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन कह रहा है एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। कहां प्रोड्यूस कर रहा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। फिर से चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होगा बच्चों, लीनियर लाइन। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, इससे पहले कि हम इसको सॉल्व करें, सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप लेना होगा। जब हमने गॉस लॉ के एप्लीकेशंस पढ़े थे बच्चों, तो वहां पर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर हो जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हो, राइट, तो उस केस में उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे निकालते थे, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ ऐसे निकालते थे हम लोग। तो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज नॉट न्यू टू यू, राइट, इस एक्सप्रेशन का डेरिवेशन भी हमने कवर किया है, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी है, हमारे वन शॉट वीडियो में भी है, राइट। सो व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होता है, जब हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर होता है। जैसे कि यहाँ पर लेट अस से कि ये जो वायर है ना, दिस इज एन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, इसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो एट सम डिस्टेंस आर। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जहां पर लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी ही निकालने के लिए बोला गया है। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा लैम्डा इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू ई। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं। क्यों फंसते हैं, क्योंकि बच्चे ये ही फिगर आउट नहीं कर पाते हैं कि यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, राइट। सिचुएशन तो दिया हुआ है, बट आपको खुद से सोचना है कि ये कौन सा वाला सिचुएशन है, राइट। बिकॉज देखो, ये सारे फॉर्मूले तुरंत डिराइव करके करना इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, राइट। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आप पढ़ के आते हो, इनके डेरिवेशन समझ के आते हो, बट उसको आपको अप्लाई करना है कि अगर एक इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है और उससे सम डिस्टेंस आर पे अगर हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसका एक्सप्रेशन ये है। ठीक है, तो अब चलो वैल्यूज डालते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 इंटू आर की वैल्यू दी हुई है 2 सेंटीमीटर, जो कि है 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। अगेन यूनिट चेंज ध्यान देना है हमेशा। इंटू ई की वैल्यू दी हुई है 9 इंटू 10 टू दी पावर 4। ठीक है, तो देखो इसको कैलकुलेट करने के ना दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप इस तरीके से सारे वैल्यूज डालो, ठीक है। एक और तरीका बताती हूँ जिसमें आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, ये जो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का आधा है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 1/9 इंटू 10 टू दी पावर 9, राइट।
4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप 1/9 इंटू 10⁹ लिख सकते हो। ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यानी कि इसका आधा कर दोगे तो इंटू 1/2 कर दिया, ठीक है। तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपने लिख दी, इंटू आर की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू ई की वैल्यू है 9 इंटू 10⁴। अब ये इतना आसान इसलिए हो गया ना क्योंकि ये 2 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 10⁻⁻7 कूलम्ब मीटर इनवर्स, ठीक है। चाहिए तो आप इसी को जो है आंसर बता सकते हो। इसका यूनिट कूलम्ब मीटर इनवर्स क्यों हुआ बच्चों? मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है। क्या होता है ये? चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम्ब पर मीटर या फिर कूलम्ब मीटर इनवर्स, राइट। सो दिस इज योर आंसर। अब चाहो तो आप इसको कूलम्ब मीटर इनवर्स में रखो, चाहो तो आप इसको माइक्रो कूलम्ब में कर दो, तो उस केस में आप क्या करोगे? इसको 10⁻⁻6 से डिवाइड कर दोगे, तो उस केस में ये हो जाएगा 0.1 माइक्रो कूलम्ब मीटर इनवर्स। तो ये आपकी मर्जी है कि आप फाइनल आंसर कौन से यूनिट में रखना चाहते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन पे। आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाउ अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफी पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में भी और ऐसे आपके बोर्ड के एग्जाम्स में भी, ठीक है। 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल, ठीक है। 2 लार्ज मेटल प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। इसको विजुअलाइज भी करते रहेंगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, ठीक है। क्लोज टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के काफी करीब है। ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ ऑपोजिट साइंस, मतलब जो दोनों प्लेट्स हैं उनके जो इनर साइड्स है, इसका इनर साइड और इसका इनर साइड, इन दोनों में ऑपोजिट साइंस है, मतलब अगर एक में पॉजिटिव है तो दूसरे में नेगेटिव है, राइट। तो मान लो कि अगर ये दोनों प्लेट्स हैं तो जो इनर सरफेस है ना, तो वो अगर इसमें पॉजिटिव है तो इसमें वो चीज नेगेटिव होगी, ठीक है। ऑफ मैग्नीट्यूड 17 इंटू 10⁻⁻22 कूलम्ब इनवर्स मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू दी हुई है, किसकी वैल्यू दी हुई है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, वो सिग्मा की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो मतलब एक में अगर प्लस सिग्मा है, दूसरे में माइनस सिग्मा है। व्हाट इज ई? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। कहाँ निकालनी है? इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, आउटर रीजन ऑफ द सेकेंड प्लेट एंड बिटवीन द प्लेट्स। थोड़ा विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। 2 प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स के जो इनर सरफेसेस है, एक में पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है, दूसरे में नेगेटिव है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के काफी करीब है, सो देयरफॉर एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस रहेगा। तो हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स के बीच में, इस रीजन में, पहले प्लेट के बाहर इस रीजन में। तो लेट अस से पहली प्लेट के बाहर वाले रीजन को हमने रीजन 1 कह दिया, दोनों के बीच के रीजन को हमने रीजन 2 कह दिया, और दूसरे प्लेट के बाहर वाले रीजन को हमने रीजन 3 कह दिया, ठीक है। तो इन तीनों रीजन्स में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। अच्छा, अब जो है हम क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि इन तीनों रीजन में दोनों प्लेट्स के, लेट अस से कि ये हमारा प्लेट 1 है और ये हमारा प्लेट 2 है। तो इन दोनों प्लेट्स की वजह से, क्योंकि ये इस प्लेट में कुछ चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इस प्लेट में भी कुछ चार्ज है, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो लेट अस से कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो 1 की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज डिनोटेड बाय E1, जो 2 की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम E2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो रीजन 1 में E1 का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, राइट। तो रीजन 1 में E1 का डायरेक्शन ऐसा होगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से निकल रहा है, ठीक है। E2 का डायरेक्शन क्या होगा? मतलब इस सेकेंड प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो इस प्लेट में यहाँ नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जाती हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यानी कि 2 के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा। E2 ये 2 के वजह से है, राइट। तो इसका मतलब 2 में नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस 2 की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं रीजन 2 में। रीजन 2 में E1 का डायरेक्शन क्या होगा? वो तो पॉजिटिव से निकलेगा, है ना। तो यानी कि E1 का डायरेक्शन ये होगा। E2 का डायरेक्शन क्या होगा? E2 नेगेटिव में घुसेगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो यानी कि E2 का डायरेक्शन ऐसा होगा, ठीक है। अब रीजन 3 की अगर बात करें तो यहाँ पर E1 का डायरेक्शन क्या होगा? E1 क्या है? E1 पॉजिटिव से निकलेगा, राइट। E1 है ये, तो इसको 2 को नहीं देखना है। जब हम E1 की बात कर रहे हैं वो प्लेट 1 की बात हो रही है, राइट। तो यानी कि E1 का क्या होगा? E1 इसी डायरेक्शन में जाएगा। अब अगर हम E2 की बात करें
तो उस समय इस प्लेट को नहीं देखना है, सिर्फ इसको देखना है, तो ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, यानी कि इसका डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, तो हमने तीनों रीजन में E1 और E2 का डायरेक्शन लिख दिया है। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पूछा गया है आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। ये फर्स्ट प्लेट है, फर्स्ट प्लेट का आउटर रीजन यानी कि रीजन नंबर 1 की बात हो रही है सबसे पहले। तो रीजन नंबर 1 में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, इस डायरेक्शन को देखते हुए E1 इधर है, E2 इधर है, राइट, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यानी कि E1 माइनस E2 हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा, अब बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अब यहां पर वापस से हम थोड़ा सा हमारे थ्योरेटिकल नॉलेज पे जाएंगे। सो हमारे थ्योरेटिकल नॉलेज से हमें ये पता है कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट हो, यहां पर हमारे पास प्लेन शीट है, वायर नहीं है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, प्लेन शीट जैसे ही सीन में आ जाता है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात होती है, सिग्मा की बात होती है। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, राइट। तो यानी कि यहां पर भी जो E1 है, E1 क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये भी दे दिया गया है कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की जो वैल्यू है वो सेम है। मतलब प्लेट 1 में अगर सिग्मा 1 है तो प्लेट 2 में माइनस सिग्मा 1 है, मतलब इनका साइन ऑपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। देखो मैग्नीट्यूड यहाँ पर दिया हुआ भी था, राइट। तो इसका मतलब सिग्मा की जो वैल्यू है दैट इज द सेम, राइट। तो यानी कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा माइनस E1 जो है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, E2 भी जो है वो भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल एंड ऑपोजिट ही तो है, तो उस केस में इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, राइट। अब देखो नेगेटिव, आप बोलोगे मैम वहां पे तो नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू कैसे है, ये नेगेटिव वैल्यू को तो हमने ऑलरेडी डायरेक्शन में कंसिडर कर लिया ना, नेगेटिव और पॉजिटिव है तभी तो हमने ये डायरेक्शंस बनाए हैं, राइट। तो यहां पर E1 माइनस E2 जो हम कर रहे हैं उसमें हम E की वैल्यू लिख रहे हैं, करेक्ट। सो E की हमने वैल्यू लिखी तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बी की। बी में पूछा गया है इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकेंड प्लेट, सेकेंड प्लेट का आउटर रीजन यानी कि रीजन 3। सो रीजन 3 में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी। अब यहां भी देखो E1 और E2 जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि यहां पर भी E1 माइनस E2 होगा और यहां पर भी सेम कहानी होगी, चूंकि सिग्मा की वैल्यू सेम है तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग बिटवीन द प्लेट्स वाले रीजन में, यानी कि रीजन नंबर 2 में। तो रीजन नंबर 2 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू होगी, यहाँ पे देखो E1 और E2 सेम डायरेक्शन में है, तो यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 प्लस E2 होगी, यानी कि ये हो जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट, क्योंकि यहाँ पर हम साइंस कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ E की वैल्यू लिख रहे हैं, करेक्ट। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करेंगे। सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट विल बी 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, चूंकि मैं नीचे लिख रही हूं तो मैं कलर चेंज कर देती हूं ताकि आपको वैल्यू दिखे। तो ये हो जाएगी 19.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो बच्चों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें बोला गया है कि दोनों में ही जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, आई थिंक मैं सिग्मा 1 ना लिख के ना सिग्मा लिख देती हूँ, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इसकी भी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उतनी ही सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी भी है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी उतनी ही है, जस्ट दैट दोनों में चार्जेस ऑपोजिट साइन के हैं। चूंकि चार्जेस ऑपोजिट साइन के हैं उसीलिए तो ये E1 E2 के डायरेक्शंस अलग अलग हो रहे हैं, बिकॉज इनके चार्जेस का साइन अलग है, ठीक है। तो साइन का काम इनके डायरेक्शंस को बताने के लिए यूज हो गया। अब यहाँ पर जब हम E नेट निकाल रहे हैं तो वहां पर हम E1 और E2 की वैल्यूज ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को किया सॉल्व। और अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है पॉज करो, दोबारा देखो, क्योंकि क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि दिस इज अ प्रीटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका ये मतलब नहीं कि इसके पहले जो भी क्वेश्चन कराए वो इंपॉर्टेंट नहीं थे, गॉस लॉ के भी सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो।
तो बच्चा पार्टी इसी के साथ में आप पहुंची हूँ इस वीडियो के एंड तक और मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि जैसी हमारी डील हुई थी वीडियो की शुरुआत में, आप लोग मेरे साथ अभी तक हो और आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23 तक सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे साथ साथ सॉल्व किए होंगे। और अगर ऐसा किया है, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट जरूर से हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। और अगर ऐसा हुआ है तो आप क्या करोगे, हमेशा की तरह कॉमेंट्स में लिख के बताओगे कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग क्लास 12th में हो, काफ़ी लोग बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, काफ़ी लोग दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और इसीलिए विदाउट एनी डिले मैं इस सीरीज़ को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। तो क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के हर एक वीडियो को मैं जल्द से जल्द अपलोड करूँगी। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि इन वीडियोज़ में सिर्फ हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि हर क्वेश्चन के पीछे छुपे कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगी, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के अप्रोच को मैं समझाऊंगी। और बाकी आप लोगों को न्यूमेरिकल्स है भाई, तो आप लोगों को मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना होगा। ठीक है, तो चलो जल्दी ही मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, सैंपल पेपर्स and online tests absolutely free of cost. लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल, अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्नो हब। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है लर्नो हब स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।